हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने उसमें छोटे छोटे टर्म्स जो थे उन पे डिस्कस किया और जो पेपर में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको सेकंड पार्ट इसका समझ आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, द किल्टन ईयर्स यानी किल्टन का दौर। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जब हुआ था, द फर्स्ट गल्फ वॉर जब हुआ था, तो वो जीतने के बावजूद भी जॉर्ज बुश जो है 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार थे यानी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे विलियम जेफरसन बिल किल्टन, उनसे जो थे प्रेसिडेंटल इलेक्शन हार चुके थे। कौन? एच.डब्ल्यू. बुश। किससे? बिल किल्टन से। तो यहाँ पर जीते कौन? बिल किल्टन। यहाँ पर इनको जीत हासिल हुई। अब बिल किल्टन ने, अब आपको पता है जब भी कोई पार्टी दूसरी आती है तो उसकी पॉलिसीज़ जो है चेंज होती ही होती है। तो अगर हम बात करें किल्टन की, तो उन्होंने जो है अगर हम बात करें बिल किल्टन की, तो उन्होंने जो है जितनी भी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ थे यानी विदेश नीति की जगह उन्होंने किसको अपनाया था? डोमेस्टिक को। उसको अपना एक निशाना बनाया यानी उसको ज़्यादा प्रमोट किया, डोमेस्टिक को फॉरेन पॉलिसी की बजाय। तो यानी जो विदेश नीति थी उसको नहीं अपनाया, घरेलू नीति को जो है ज़्यादा अपना टारगेट बनाया, उसका चुनाव प्रचार किया। तो इससे क्या हुआ? दोबारा से जो किल्टन की बात करें तो 1996 में वो दोबारा से चुनाव जीते, दोबारा से उन्होंने प्रेसिडेंटल जो इलेक्शन थे वो दोबारा जीत गए वहाँ पे और दोबारा से राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए। तो 8 सालों तक, है ना। तो इसका अगर हम इसके टर्म की बात करें तो 4-4 साल का इनका टर्म होता है अमेरिका के अंदर। और एक व्यक्ति, अगर वो पर्सन जो है जैसे यही थे, तो ये सिर्फ जैसे 2 बार ही क्या कर सकते थे, प्रेसिडेंटल इलेक्शन में खड़े हो सकते थे। उसके बाद तीसरी बार यहाँ पर जो है इसके लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो 2 बार जो था इनका 8 साल का जो था ये टाइम पीरियड था। तो अब ये जो है दोबारा से यहाँ पे राष्ट्रपति पद जीत चुके थे। तो अब किल्टन का जो इरा था, तो उन्होंने अपने टाइम में यहाँ पर काफ़ी सारे जो था अपने तरीके से काम किए, चेंजेस किए। तो जो किल्टन गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि अमेरिका ने जो उनकी घरेलू नीति थी यानी जो उनके इंटरनल अफेयर्स थे, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है वो किसी भी तरीके से, जैसे इसमें लिखा इंटरनल अफेयर्स एंड वॉज नॉट फुल्ली एंगेज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यानी ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, यानी अगर हम बात करें किसके, विश्व के जितने मामले थे, यहाँ पर उन्होंने किसी भी तरीके का कोई एंगेज्ड यहाँ पर अपना नहीं दिखाया, यहाँ पे संलग्नता नहीं रही वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। जबकि अगर हम इंटरनल अफेयर्स की बात करें, घरेलू मामलों की बात करें, तो उन्होंने अपने आप को घरेलू मामलों तक ही जो है सीमित कर दिया था। यानी उन्होंने अपना पूरा फोकस किया इंटरनल अफेयर्स में, और जो भी काम करेंगे, किल्टन का कहना था, किल्टन गवर्नमेंट का कहना था कि जो भी काम होगा अब इंटरनल अफेयर्स यानी घरेलू नीति के तरीके से होगा। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ये बिल्कुल अलग हो चुके थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी इस तरीके की पॉलिसी अपनाई थी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि भाई किल्टन की गवर्नमेंट ने जो है सॉफ्ट इश्यूज़ पे, द किल्टन गवर्नमेंट जो है उन्होंने फोकस जो किया सॉफ्ट इश्यूज़ लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज एंड वर्ल्ड ट्रेड। तो इन्होंने सॉफ्ट इशू यानी जो नरम मुद्दे थे, यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर ध्यान दिया, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन और वर्ल्ड ट्रेड यानी आपका विश्व व्यापार जो है उस पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, रादर देन ऑन हार्ड पॉलिटिक्स, ऑन मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी। तो यानी हार्ड पावर्स यानी जो हार्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर जो थी, कठोर राजनीति, इसको इन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि इन्हें भाई अगर हम बात करें अमेरिका की तो मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी यानी कि इनकी जो सैन्य शक्ति थी और सुरक्षा की बात करें तो इसमें ये बहुत आगे थे। तो भाई इनको हार्ड पॉलिटिक्स की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी इतनी, मतलब ज़रूरत तो होगी हर एक देश को, लेकिन इनके पास वो भरपूर मात्रा में था। तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया अपने सॉफ्ट इशूज़ में, जबकि आपने देखा होगा हार्ड पॉलिटिक्स यानी जो कठोर राजनीति अपनाई थी वो एच.डब्ल्यू. बुश ने अपने टाइम पर अपनाई थी। तो यानी इन्होंने सॉफ्ट इशूज़ पर जो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो गया, जितने भी जो नरम मुद्दे थे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, रदर देन हार्ड पॉलिटिक्स के, कठोर राजनीति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये सॉफ्ट इश्यूज़ और कुछ हार्ड पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बताया, तो आपको समझ आया होगा ये। उसके बाद जो है अब
किल्टन के दौर की बात करें, जब इसका इरा चल रहा था, तो भाई अब इसको कुछ तो शो करना था अपने तरीके से, क्योंकि भाई अब तो इसे पता था कि भाई 8 साल के लिए हूँ प्रेसिडेंट, उसके बाद तो तीसरी बार कोई चांस तो मिलने वाला नहीं है, तो कुछ तो ऐसा करके जो जाऊँ मैं कि कुछ ना कुछ ऐसे खुरापात टाइप ना। तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी यहाँ पर पता है कि भाई अमेरिका हमेशा अपनी हेजेमनी को दिखाता है, तो यहाँ पर भी उन्होंने इस तरीके की जो हेजेमनी दिखाने की कोशिश की। तो ये हमेशा उस चीज़ के लिए क्या रहते थे, प्रिपेयर रहते थे। तो इस तरीके की एक जो बड़ी घटना हुई वो 1999 में हुई। तो इसमें क्या हुआ था कि अपने प्रांत कोसोवो में, यानी कि युगोस्लाविया में जो कोसोवो है, यानी उसका एक सिटी हम बोल सकते हैं, तो उसमें जो है कोसोवो में अल्बेनियन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी अल्बेनियाई लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पे कोसोवो के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसके आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की गई थी, किसने, युगोस्लाविया ने। और इसमें जो है कोसोवो में जो है सैन्य कार्रवाई भी यहाँ पर की गई। तो अब यहाँ पर जो है किसने यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर यूएस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया कि इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में, यानी अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव में नाटो के देशों ने, यानी हमने पढ़ा था नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका ने बनाया था, तो नाटो के देशों ने जो है युगोस्लाविया के क्षेत्रों में, यानी जो युगोस्लाविया था उसके रीजन्स में 2 महीने तक बमबारी की थी, बॉम्बर्ड किया था, ठीक है, कहाँ पर, युगोस्लाविया के अंदर 2 मंथ्स तक, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी 1999 की। तो यहाँ पर दिखाना चाहता था अमेरिका कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो स्लोबोदान मिलोसेविच की जो सरकार थी वो गिर गई, और कोसोवो के अंदर किसकी यहाँ पर जो सेना थी वो किसकी काबिज हुई, नाटो की सेना यहाँ पर काबिज हुई। तो बस वो यही करना चाहता था, अपनी पावर दिखाना चाहता था और अपनी सेना को वहाँ पर काबिज करना चाहता था, बेसिकली उसका ये था। अब किल्टन के दौर में दूसरी बड़ी एक सैन्य कार्रवाई हुई थी नैरोबी में केन्या और दार एस सलाम यानी तंजानिया, ये दोनों ही अफ्रीका में है। तो यहाँ पर जो है अमेरिका दूतावासों पर, यानी इन जगहों पर, ये जो मैंने अभी नाम लिए, नैरोबी में केन्या और तंजानिया, दार एस सलाम में तंजानिया, तो इनके अंदर जो है एम्बेसीज़ हैं, किसके, दूतावास किसके हैं यहाँ पर, अमेरिका के। तो अगर आपने एम्बेसीज़ के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है हर एक देश की हर एक जगह पर क्या होती है, अपनी एम्बेसीज़ होती हैं। जैसे मान लो भारत के अंदर अमेरिका की, सिर्फ अमेरिका की नहीं कि बहुत सारे देशों की हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर अगर अमेरिका की हो तो एम्बेसीज़ का काम क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी होगी, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी उनके सिटीजन्स को, तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए एम्बेसीज़ बनाई जाती है हेल्प के लिए, और चीज़ों के लिए भी, सिर्फ हेल्प नहीं, और चीज़ों के लिए भी एम्बेसीज़ काम आती हैं। तो इसको हिंदी में दूतावास बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इन जगहों पर जो है नैरोबी, केन्या और दार एस सलाम यानी तंजानिया, इन पर क्या क्या था, यहाँ पर अमेरिका के दूतावासों पर बमबारी की गई 1998 में। तो जब इन पे बमबारी की गई तो यहाँ पर किसने किया था, बेसिकली ये अलकायदा ने। तो अलकायदा ने ये क्या किया था, यहाँ पर बॉम्बर्ड किया था। तो पूरा ध्यान अब किस पर गया यहाँ पर, अब अमेरिका तो चुप रह नहीं सकता कि भाई इतना बड़ा हमला हम पे कैसे, मेरी एम्बेसीज पे कैसे कर दिया आपने, मतलब अलकायदा ने। तो अब ये जो था पूरा जो ध्यान गया, जो ये अलकायदा ने किया, इसको तो छोड़ नहीं सकता था अलकायदा को। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये बमबारी का जो जिम्मेदार ठहराया गया, पूरा जो इसको ठहराया गया, वो किसको ठहराया गया था, अलकायदा को ठहराया गया कि भाई इसी ने क्या किया, यहाँ पर हमला किया है। तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने वैसे पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो अलकायदा एक टेररिस्ट यानी एक जो है आतंकवादी संगठन है। तो इसने जो है यहाँ पर क्या किया था, बमबारी की थी। तो इस बमबारी के कुछ, ये जो बॉम्बर्ड हुआ था उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ के जो राष्ट्रपति किल्टन थे, उन्होंने यहाँ पर क्या चला दिया, इनफाइनाइट ऑपरेशन रीच यहाँ पर चला दिया, उसका आदेश दे दिया। तो ये जो ऑपरेशन आप देख रहे होंगे ना, आपने फर्स्ट उसमें भी वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट पार्ट में भी आपने ऑपरेशन पढ़ा। तो ये ऑपरेशन जितने भी अगर अभी आएंगे चैप्टर के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो पूछे जाते हैं एग्जाम में काफ़ी टाइम, तो इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे किल्टन ने, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन इनफाइनाइट जो है रीच चलाया, उसका आदेश दिया। तो अब इस अभियान के अंतर्गत, यानी ये जो पूरा अभियान चलाया गया था उसके अंतर्गत जो है सूडान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये जितने भी अलकायदा के क्या हैं, जितने भी अलकायदा के ठिकाने हैं, वहाँ पर जो है क्रूज मिसाइल, यानी कि जो क्रूज मिसाइल थे उससे हमले यहाँ पर
किए गए। तो ये इतना बड़ा जो है जो अलकायदा था उसको टारगेट बनाया गया था यहाँ पर सूडान को और अफ़गानिस्तान को, और क्रूज मिसाइलों से यहाँ पर क्या किया था, इन ठिकानों पर हमला किया गया। तो ये हमला जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था अलकायदा के लिए और जो उसके ठिकाने थे। तो अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यूएस हेजेमनी के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। यूएन भी एक जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को सुरक्षा देता है और युद्ध से जो वॉर होता है उनको कम करने की कोशिश करता है, यहाँ पर यूएन या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी लॉज हैं उनकी परवाह, उनका किसी भी तरीके से अमेरिका ने परवाह नहीं की और अपने तरीके से ऑपरेशन चलाया। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम में जो क्लिंटन का इरा था उस टाइम में भी कितने बड़ी बड़ी जो थे इंसिडेंट हुए और अमेरिका जो है अपनी हेजेमनी दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहा। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था द क्लिंटन ईयर्स। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगी वो है 9/11 द ग्लोबल वॉर एंड टेरर। तो आज जो है आज के लिए इतना ही। तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर करें और होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।